Let's get started. जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके। तो आप सभी दोस्तों का सोल्जर फिजिकल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं राजस्थान इतिहास के अंतर्गत मेवाड़ राजवंश के बारे में। और इतिहास जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के इतिहास का पितामह किन्हें कहा जाता है, तो कर्नल जेम्स टोड को। क्योंकि दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने राजस्थान में घोड़े पर घूम घूमकर राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, इसलिए कर्नल टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। और दोस्तों, मैं आपके साथ वादा करता हूं कि आप अगर इस चैनल पर बने रहे तो आपका हर एक टॉपिक क्लियर होगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेवाड़ राजवंश के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मेवाड़ क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र कहलाता है। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, इसके जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मेवाड़। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद, तो इसके जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मेवाड़। तो मेवाड़ के तीन महत्वपूर्ण प्राचीन नाम मिलते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं अपने। प्राचीन नाम, तो सबसे पहले बात करें शिवी, प्रागवाट और मेजबाड़। तो तीन महत्वपूर्ण प्राचीन नाम मिलते हैं। और दोस्तों, सबसे जो प्राचीन जनपद है वो कौन सा है? शिवी जनपद। और शिवी जनपद की जो राजधानी है वो कौन सी है? राजधानी माध्यमिका। तो शिवी जनपद की राजधानी कौन सी है? माध्यमिका। और माध्यमिका का जो वर्तमान में नाम है वो क्या है? नगरी। तो वर्तमान में माध्यमिका क्या बोलते हैं? नगरी। और मैं आपको बता देता हूं, शिवी जनपद से प्राचीन गुप्तकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि शिवी जनपद से क्या है? प्राचीन गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। तो आगे दोस्तों बात करें, जो मेवाड़ वंश है उनके प्रमुख रूप से दो शाखाएं हैं, एक गोहिल वंश और दूसरी सिसोदिया वंश। तो उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। एक है गोहिल वंश और दूसरा है सिसोदिया वंश। तो जो गोहिल वंश के शासक है उनकी आगे जो उपाधि लगती थी वो रावल की लगती थी, और सिसोदिया वंश के शासक है उनके आगे जो उपाधि लगती थी वो राणा की लगती थी। तो इनके आगे जो उपाधि थी वो कौन सी थी? रावल की। और इनके आगे जो उपाधि थी वो कौन सी लगती थी? राणा की। तो मैंने आपको बताया है कि मेवाड़ वंश है उनके जो मुख्य दो वंश है, एक गोहिल वंश और एक सिसोदिया वंश। तो गोहिल शासकों में आगे उपाधि रावल की और सिसोदिया वंश के शासकों में आगे उपाधि राणा की। तो आगे दोस्तों बात करें, जो गोहिल वंश है इनके बारे में सबसे पहले अपनी चर्चा करेंगे और इसके बाद में सिसोदिया वंश के बारे में। तो गोहिल वंश के बारे में अपने देखें दोस्तों, तो सर्वप्रथम जो गोहिल वंश की नींव रखी थी वो किसने रखी थी? तो 566 ईस्वी में राजा गोहिल ने। किसने रखी थी नींव? 566 ईस्वी में राजा गोहिल ने। किसने रखी थी? 566 ईस्वी में राजा गोहिल ने
और इन्हें गुहिलोत या गुहादित्य भी कहा जाता है। तो गुहिल वंश के जो संस्थापक है वो कौन हुए? राजा गुहिल। और इसकी जो नींव रखी थी वो कब रखी थी? 566 ईस्वी में गुहिल वंश की नींव रखी थी। तो आगे दोस्तों चर्चा करें, जो गुहिल वंश है उनकी जो कुल देवी है वो कौन थी? कुल देवी बाण माता। तो गुहिल शासकों कुल देवी कौन हुई? बाण माता। इनका जो राज ध्वज था, राज ध्वज, तो उगता सूरज और धनुष बाण। तो इनका राज ध्वज कौन सा था? उगता सूरज और धनुष बाण। आगे चर्चा करें, इनका जो राजवाक्य था वो कौन सा था? जो दृढ़ रखे धर्म को, तिहि राखी करता, तिहि राखी करता। तो अभी तक दोस्तों ने बात की है कि जो गुहिल वंश है इसकी नींव राजा गुहिल ने कब रखी थी? 566 ईस्वी में। गुहिल शासक कुल देवी कौन है? बाण माता। इनका राजवंश कौन सा है? उगता सूरज और धनुष बाण। इनका राजवाक्य कौन सा है? जो दृढ़ राखे धर्म को, तिहि राखे करता। तो आगे दोस्तों चर्चा करें, तो आगे दोस्तों बात करें, जो गुहिल वंश है वो सर्वप्रथम मेवाड़ में कैसे आया, या मेवाड़ के शासक है वो सूर्यवंशी कैसे कहलाए? तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार एक व्यक्ति था जिसका नाम था विवस्वान। क्या नाम था? विवस्वान। और विवस्वान का अर्थ होता है जिसकी उत्पत्ति सूर्य से हो। किससे? सूर्य से। तो इन्हीं के वंशज में राजा दशरथ पैदा हुए थे। राजा दशरथ। और इनके पुत्र थे राम। कौन थे? राम। और राम के दो पुत्र थे, एक का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। और कुश का 108वां जो वंशज था उनका नाम था विजयभूप। तो इनका 108वां वंशज जिसका नाम क्या था? विजयभूप। तो यहां से विजयभूप से लेकर विवस्वान तक प्रारंभ में जो इनकी राजधानी रहती है वो कौन सी रहती है? अयोध्या। कौन सी रहती है? अयोध्या। तो दोस्तों जो गुहिल वंश है वो किसके वंशज माने जाते हैं? कुश के वंशज माने जाते हैं या सूर्यवंशी कहलाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि जो गुहिल वंश है या गुहिल शासक है वो किसके वंशज माने जाते हैं? कुश के वंशज माने जाते हैं। और गुहिल शासक है वो क्या है? सूर्यवंशी है। तो आगे दोस्तों बात करें, उत्पत्ति के संदर्भ में बात करते हैं तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है कि ये किसकी संतान माने जाते हैं। तो उत्पत्ति के संदर्भ में दोस्तों अपने बात करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करें डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वह मुनोत नेट्स के अनुसार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, और दूसरा व्यक्ति था मुनोत नेट्स।
तो इन दोनों के अनुसार जो गुहिल वंश है वो किसकी संतान बन जाती है? सूर्यवंशी। क्या थी? सूर्यवंशी। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा व मोनोज नेणसी दोनों के अनुसार जो गुहिल वंश है वो क्या है? सूर्यवंशी है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो नेणसी है उन्होंने जो गुहिलों की शाखाएं बताई है वो कितने शाखाएं बताई है? 24। तो नेणसी ने गुहिलों की कुल शाखाएं कितनी बताई है? 24। आगे बात करें, कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला है कि जो गुहिल शासक है वो क्या है? विदेशी थे। क्या थे? विदेशी थे। कर्नल टोड, तो इनके अनुसार गुहिल शासक वो क्या है? विदेशी थे। और इन्होंने भी क्या है? गुहिल शासकों की कितनी शाखाएं बताई है? 24। कितनी शाखाएं बताइए? 24। आगे बात करें डीआर भंडारकर के अनुसार, डीआर भंडारकर, तो इन्होंने क्या बोला है? जो गुहिल वंश है वो क्या थे? ब्राह्मण वंशी। ब्राह्मण वंश। आगे बात करें, अबुल फजल ने क्या बोला है कि जो गुहिल शासक है या जो गुहिल वंश है वो क्या है? ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान मानी जाती है। अबुल फजल, नौशेखा आदिल की संतान। तो अपने उत्पत्ति के संदर्भ में बात की है तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा व मोहनोज नेणसी इन दोनों के अनुसार क्या है? जो गुहिल वंश है वो क्या है? सूर्यवंशी थे। और गुहिलों की नेणसी जो कुल शाखाएं बताई है वो कितनी बताई है? 24 शाखाएं। आगे अपनी चर्चा की है कि कर्नल टोड ने गुहिल शासकों क्या है? विदेशी बताया है। और इनके अनुसार भी गुहिल वंश की शाखाएं कितनी है? 24। डीआर भंडारकर ने इन्हें ब्राह्मण वंश माना है। अबुल फजल ने नौशेखा आदिल की संतान माना है। तो आगे दोस्तों चर्चा करें अपने, इसके बाद में कई महत्वपूर्ण शासक और आए थे। तो इसके बाद जो शासक आए थे, राजा भोज, राजा नाग या नागादेशी। इसके बाद में महेंद्र प्रथम। इसके बाद में अपराजित। इसके बाद में शिलादित्य। इसके बाद में महेंद्र द्वितीय। तो राजा गोहिल के बाद जो शासक हुए थे, राजा भोज, राजा नाग या नागादित्य, महेंद्र प्रथम, अपराजित, शिलादित्य और महेंद्र द्वितीय। तो एक बार क्या हुआ, जब राजा गोहिल ने मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की थी 566 ईस्वी में, तब क्या है वीरनगर यूपी से आते वक्त क्या है साथ में भील सेना लेकर आए थे। और उस भील सेना को बोला था कि आप हमारे राज्य में चले और आपकी सेना से कोई भी कर नहीं दिया जाएगा और आपके साथ कोई भी अत्याचार नहीं होगा, आप हमारा साथ दें। और दोस्तों आपको पता होगा जो भील सेना है वो क्या तीर कमान चलाने में निपुण थी। तो तीर कमान चलाने वाली जो सेना थी वो कौन सी थी? भील सेना। तो वीरनगर यूपी से क्या मेवाड़ ले आए थे और यहां आने के बाद जो महेंद्र द्वितीय है उन्होंने क्या है भीलों से कर लेना आरंभ कर दिया था और उन पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया था। इसलिए भीलों ने मिलकर क्या है जो महेंद्र द्वितीय है इनकी क्या है हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद
आगे जो महेंद्र द्वितीय का पुत्र आता है काल भोज, जिसे बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है। तो जब महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी थी तब भीलों ने क्या है सोचा, जो बप्पा रावल है वो भी अपने लिए क्या है खतरनाक हो सकता है, इसलिए जो बप्पा रावल एक काल भोज है वो भीलों से छिपकर हारित ऋषि की गाय चराते थे और उन्हीं की कुटिया में रहा करते थे। तो आगे दोस्तों बात करें अपने काल भोज के बारे में। आगे जो महत्वपूर्ण शासक आता है काल भोज या बप्पा रावल, तो इसका जो शासनकाल रहता है 734 से लेकर 753 के मध्य। तो बप्पा रावल का जो मूल नाम है वो क्या है काल भोज, और मेवाड़ का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो कौन है काल भोज। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक। तो आगे दोस्तों चर्चा करें जो बप्पा रावल है या जो काल भोज है इनकी उपाधि के बारे में बात करें तो सबसे पहले काल भोज को जो बप्पा रावल की उपाधि दी थी वो किसने दी थी हारित ऋषि ने। किसने दी थी बप्पा रावल उपाधि किसने दी थी हारित ऋषि ने। हारित ऋषि ने। इसके बाद में दोस्तों अपने बात करें मेवाड़ का चार्ल्स मार्टेल, तो ये जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी सीवी वैद्य ने। मेवाड़ का चार्ल्स मार्टेल, तो ये जो उपाधि दी थी वो किसने दी सीवी वैद्य ने। और आहड़ अभिलेख में इनकी जो उपाधि मिलती है वो कौन सी मिलती है मुकुटमणि, और आहड़ अभिलेख कहां पे पड़ता है उदयपुर में। मुकुटमणि, तो ये उपाधि कहां मिलती है आहड़ अभिलेख, जो कहां पे है उदयपुर में। तो अपने जो राजा काल भोज है या बप्पा रावल है इनकी उपाधियों के बारे में बात की है। तो सबसे पहले मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक काल भोज, बप्पा रावल की उपाधि किसने दी हारित ऋषि ने, मेवाड़ का चार्ल्स मार्टेल किसने कहा सीवी वैद्य ने, मुकुटमणि उपाधि कहां मिलती है आहड़ अभिलेख में मिलती है। तो आगे दोस्तों बात करें जो काल भोज है इन्होंने सर्वप्रथम जो मेवाड़ की प्रथम राजधानी बनाई थी वो किसको बनाया था नागदा को। किसको बनाया था नागदा को। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बात करते हैं मेवाड़ की प्रथम राजधानी कौन सी थी नागदा, और नागदा किसने बनाई थी काल भोज ने। आगे बात करें दोस्तों इसके बाद में तो इन्होंने कुछ निर्माण कार्य करवाए थे मेवाड़ के अंदर। तो सर्वप्रथम बात करें एकलिंग जी जो मंदिर है इसका निर्माण कराया था, जो कहां पड़ता है कैलाशपुरी गांव उदयपुर में। एकलिंग जी मंदिर का निर्माण, और ये कहां पड़ता है दोस्तों कैलाशपुरी गांव जो कि उदयपुर में है। आगे चर्चा करें इन्होंने नागदा के अंदर सास बहू के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। सास बहू मंदिर का निर्माण Thanks for watching this video. नागदा गांव जो कि उदयपुर में है। तो मैंने आपको बताया है
कि मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा को किसने बनाया था? काल भोज ने। एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने बनाया था? काल भोज ने। और कहां पड़ता है? कैलाशपुरी गांव। सास बहू का मंदिर का निर्माण किसने बनाया था? काल भोज ने। जो कहां पड़ता है? नागदा में। इसके बाद दोस्तों बात करें, आपको मैं बता देता हूं कि जो मेवाड़ के शासक है वो एकलिंग जी के दीवान थे, इसलिए कह सकते हैं अपने दोस्तों कि जो गुहिल वंश है उनके जो कुल देवता थे तो वो भी कौन थे? एकलिंग जी। तो इनके जो कुल देवता कौन थे? एकलिंग जी। तो सर्वप्रथम मेवाड़ के अंदर जो सोने के सिक्के चलाए थे वो भी किसने चलाए थे? काल भोज ने। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। तो मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे वो भी किसने चलाए थे? काल भोज ने। और इन्हीं सोने के सिक्के पर जो आकृति बनी हुई है वो किसकी है? सूर्य की। किसकी आकृति है? सूर्य की आकृति। और दोस्तों आपको ध्यान होगा कि जो बप्पा रावल है इनका अजमेर से 115 ग्राम भार का स्वर्ण सिक्का भी प्राप्त हुआ है। इधर लिख देता हूं दोस्तों मैं आपको, अजमेर से बप्पा रावल का 115 ग्राम भार का स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ। स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ। तो अभी तक दोस्तों ने बात की है कि सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के चलाए थे मेवाड़ में वो किसने चलाए थे? काल भोज ने। और इन सोने के सिक्के पे जो आकृति है वो किसकी है? सूर्य की। अजमेर से बप्पा रावल का 115 ग्राम भार का स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है। तो इसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं अपने, तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे चर्चा करें दोस्तों अपने, तो हारित ऋषि के आशीर्वाद से क्या है, जो बप्पा रावल है उन्होंने एक चित्तौड़ का शासक था जिसका नाम था मानमोरी। क्या नाम था? मानमोरी। उसको क्या पराजित किया था, और पराजित करने के बाद चित्तौड़ पर काल भोज ने अधिकार कर लिया था। और अधिकार करने के बाद जो काल भोज या बप्पा रावल है इनको प्रमुख रूप से 3 उपाधियां और प्राप्त होते हैं। तो क्या है? हरित ऋषि के आशीर्वाद से जो काल भोज है इन्होंने क्या है? चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराया। हारित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ के शासक मानमोरी को पराजित किया। और पराजित करने के बाद जो काल भोज को उपाधि प्राप्त होती है, चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद वो कौन कौन सी उपाधि प्राप्त होती है? काल भोज को चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद 3 उपाधियां तो वो 3 उपाधियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहले अपने राजगुरु। कौन सी है? राजगुरु। दूसरी उपाधि हिंदुसुरी। कौन सी है? हिंदुसुरी। और तीसरी उपाधि चक्री। तो मैंने आपको बताया है कि काल भोज को चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद मुख्य रूप से 3 उपाधियां प्राप्त और होती है, एक राजगुरु, हिंदुसुरी और चक्री की उपाधि। तो आगे दोस्तों बात करें इसके बाद भी अपने,
तो 3 उपाधियां प्राप्त होती है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो मानवरी शिलालेख है सर्वप्रथम किन्हें प्राप्त हुआ था, तो कर्नल जेम्स टोड को। किन्हें प्राप्त हुआ था? कर्नल जेम्स टोड को। और कहां से प्राप्त हुआ था? चित्तौड़ में मानसरोवर झील से। कहां से? चित्तौड़ में मानसरोवर झील से। और एक बार क्या हुआ, जब कर्नल टोड इंग्लैंड जा रहे थे तो इस शिलालेख को क्या है साथ में ले गए थे। और जब नाव में जा रहे थे तो अत्यधिक भारी वजन होने के कारण इस शिलालेख को, यानी जो मानवरी शिलालेख है, इसको के समुद्र में फेंक दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कर्नल टोड ने मानवरी शिलालेख को कहां फेंका था? समुद्र में। तो भारी वजन होने के कारण क्या है, उस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। तो आगे दोस्तों बात करें, आपको ध्यान होगा पाकिस्तान में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है रावलपिंडी। तो रावलपिंडी भी किसके नाम पे पड़ा है? बप्पा रावल के नाम पे। क्योंकि जो बप्पा रावल है उनके क्या पाकिस्तान में सैन्य ठिकाने थे और उन्हीं के नाम पे पाकिस्तान शहर का नाम क्या पड़ा था? रावलपिंडी। और मैं आपको बता देता हूं कि जो बप्पा रावल है इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहां हुई थी? नागदा में। और इनकी छतरी बनी हुई है वो भी कहां बनी हुई है? नागदा में। तो नोट कर लेना, इनकी जो मृत्यु हुई है वो कहां हुई थी? नागदा में। और इनकी जो छतरी बनी हुई है वो भी कहां पे? बप्पा रावल की? नागदा में। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि एक ही स्थान पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक शासन करने वाला राजवंश है वो कौन सा है? गोहिल वंश। और विश्व का सबसे प्राचीन जो राजवंश है वो भी कौन सा है? गोहिल वंश। तो कालभोज के बाद आगे जो शासक आता है गद्दी में बैठता है वो कौन बैठता है? राजा अलग। राजा अलग। तो सर्वप्रथम इनकी उपाधि के बारे में बात करें तो इनको जो उपाधि प्राप्त थी आलू रावल की, कौन सी थी उपाधि? आलू रावल। कौन सी थी? आलू रावल की। और मेवाड़ की जो द्वितीय राजधानी बनती है आहड़, तो वो किसने बनाई थी? राजा अलग ने। तो मेवाड़ की सेकंड राजधानी कौन सी थी? आहड़। तो किसने बनाई थी? राजा अलग ने। और इससे पहले दोस्तों अपने कल की वीडियो में देखा था कि मेवाड़ की जो प्रथम राजधानी है नागदा वो किसने बनाई थी। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि मेवाड़ की प्रथम राजधानी नागदा को किसने बनाया था। तो आगे दोस्तों बात करें, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का जो गठन किया था वो किसने किया था? राजा अलग ने। तो मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन, तो मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही गठन किसने किया है? राजा अलग ने। आगे चर्चा करें दोस्तों तो राजा अलग ने मेवाड़ के अंदर कुछ निर्माण कार्य करवाए थे, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आहड़ उदयपुर में वरहा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वरहा मंदिर को विष्णु मंदिर भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि आहड़ उदयपुर के अंदर क्या है, राजा अलग ने वरहा मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बात करें, जगत उदयपुर, तो जगत उदयपुर में क्या है, अंबिका माता के मंदिर का निर्माण कराया था। और मैं आपको बता देता हूं कि मेवाड़ का जो खजुराहो कहा जाता है वो अंबिका माता के मंदिर को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। और दोस्तों बात करें कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो आपको पता होगा किराडू बाड़मेर।
किसे कहा जाता है? किराडू, बाड़मेर। अगर बात करें राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो भंड देवरा, जो कहां पड़ता है? बारां में। तो ये भी दोस्तों साथ में नोट कर लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने आपको बताया है कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? अंबिका माता के मंदिर को, जो कहां पड़ता है? जगत उदयपुर में। आगे बात करें राजस्थान का खजुराहो, तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराडू, जो कहां पड़ता है? बाड़मेर। आगे बात करें राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो ये कौन सा है? भंड देवरा, जो कहां पड़ता है? बारां में। तो मैंने आपको 3 बातें बताई है कि मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता मंदिर, राजस्थान का खजुराहो किराडू बाड़मेर, राजस्थान का मिनी खजुराहो भंड देवरा बारां। तो इसके बाद दोस्तों चर्चा करते आगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे दोस्तों चर्चा करें अपने तो जो राजा अल्लट है, इन्होंने क्या है, एक हूण राजकुमारी थी जिसका नाम था हरिया देवी, उनसे क्या विवाह कर लिया था, और उस विवाह को क्या है, राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। तो नोट करो दोस्तों। तो मैंने आपको बताया है कि राजा अल्लट है, उन्होंने क्या है, हूण राजकुमारी, और हूण क्या होता है दोस्तों? एक लड़ाकू जाति होती है जिसे क्या बोलते हैं? हूण। तो हूण राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था? हरिया देवी। उनसे क्या राजा अल्लट ने विवाह किया था, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। तो दोस्तों भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसे कहा जाता है? तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उन्होंने क्या है, हेरला के साथ विवाह किया था, जिसे क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। तो राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह राजा अल्लट हूण राजकुमारी हरिया देवी से। अगर पूछा जाए कि भारत का अंतरराष्ट्रीय विवाह किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? हेरला के साथ। तो आगे दोस्तों इसके बारे में बात करें, तो आगे दोस्तों बात करें राजा अल्लट के बाद में आगे जो नेक्स्ट शासक आता है, रण सिंह। कौन आता है? रण सिंह। तो आगे जो शासक है वो कौन है? रण सिंह। और रण सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था शेम सिंह और दूसरे का नाम था राहत सिंह। तो जो राहत सिंह है, इन्होंने क्या है, उदयपुर के अंदर एक गांव बसाया था, और उस गांव का नाम क्या था? सिसोदा। क्या नाम था? सिसोदा। और शेम सिंह के 2 पुत्र और होते हैं, एक का नाम था सामंत सिंह और दूसरे का नाम था कुमार सिंह। तो मैंने आपको बताया रण सिंह के 2 पुत्र शेम सिंह और राव सिंह। राव सिंह ने उदयपुर में कौन सा गांव बसाया था? सिसोदा गांव। तो शेम सिंह के आगे 2 पुत्र और होते हैं, एक का नाम सामंत सिंह और दूसरे का नाम कुमार सिंह।
तो क्या हुआ, जालौर के शासक था जिसका नाम था कीर्तिपाल चौहान। क्या नाम था? कीर्तिपाल चौहान। उन्होंने क्या है, सामंत सिंह पर आक्रमण कर दिया था, और इस आक्रमण में क्या है, जो सामंत सिंह है वो पराजित हो जाता है। तो पराजित होने के बाद क्या है, इनका जो भाई है कुमार सिंह पुनः सेना तैयार करता है और जो जालौर के कीर्तिपाल चौहान है उन पर आक्रमण कर देता है। तो आक्रमण करने के बाद क्या है, जो कीर्तिपाल चौहान है मेवाड़ छोड़कर जालौर चला जाता है और जालौर में एक नए वंश की स्थापना करता है। तो कौन सा वंश था? चौहान वंश। तो चौहान वंश के जो संस्थापक है वो कौन मान जाते हैं? कीर्तिपाल चौहान। तो इसके बाद में आगे जो महत्वपूर्ण शासक आता है जिसका नाम है जेतर सिंह। क्या नाम है? जेतर सिंह। तो उनके बारे में आगे चर्चा करें दोस्तों अपने। जेतर सिंह तो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि इनके कालक्रम के अंदर एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम क्या था? बुताला का युद्ध। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, जो डॉक्टर गौरीशंकर दशरथ शर्मा है उनके अनुसार जो मेवाड़ के प्रथम विजेता या चित्तौड़ के जो प्रथम विजेता मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का जो स्वर्ण काल कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? जेतर सिंह को। दशरथ शर्मा के अनुसार क्या है? चित्तौड़ के प्रथम विजेता व मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का संबंध। तो मैंने आपको दोस्तों बताया है कि दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ के प्रथम विजेता व मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल है वो किन्हें कहा जाता है? जेतर सिंह को। तो आगे बात करें, जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बाद एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम क्या है? बुताला का युद्ध, जो कब होता है? 1226 ईस्वी में। कब होता है? 1226 में। जेतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। तो 1226 ईस्वी में जेतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? बुताला युद्ध, जो कहां पड़ता है? हल्दी घाटी राजसमंद में। तो 1226 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? बुताला का युद्ध, जो कहां पड़ता है? हल्दी घाटी राजसमंद में। और किन के बीच हुआ था? जेतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के मध्य। और इस युद्ध के अंदर क्या है, जो इल्तुतमिश है वो क्या है? पराजित हो जाता है और हारने के बाद क्या है? भागता हुआ, एक तो आहड़ राजधानी है और एक नागदा, उसमें क्या आग लगा देता है। और आग लगाने के बाद जो मेवाड़ की तीसरी राजधानी बढ़ती है वो कौन सी बढ़ती है? चित्तौड़। कौन सी बढ़ती है? चित्तौड़। तो तीसरी राजधानी कौन सी बढ़ती है? चित्तौड़। तो अब तक जो मेवाड़ की राजधानी है वो कितनी बढ़ चुकी है? 3। सबसे पहले नागदा, जो किसने बनाई थी? बप्पा रावल ने। दूसरी राजधानी राजा अल्लग ने किसको बनाया था? आहड़ को। तीसरी राजधानी कौन सी है? चित्तौड़, जिसको किसने बनाया है? जेतर सिंह ने। तो भूताला का जो युद्ध हुआ था उसमें क्या है? इल्तुतमिश पराजित हो गए थे, तो भागते हुए नागदा और आहड़ में क्या आग लगा दी थी। और आग लगाने के बाद जो तीसरी राजधानी बनती है वो कौन सी बनती है? चित्तौड़। तो आपको दोस्तों पता लग गया होगा कि प्रथम, द्वितीय, तीसरी राजधानी कैसे बनी मेवाड़ के अंदर। आगे बात करें, जेतर सिंह ने क्या है? 6 मुगल बादशाहों का काल देखा था। तो दिल्ली के 6 मुगल बादशाहों का काल देखने वाले एकमात्र शासक कौन है? जेतर सिंह। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, नोट कर लेना।
जेतर सिंह ने दिल्ली के 6 शासकों का शासनकाल देखा, शासकों का काल देखा। तो मैंने आपको बताया दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़ के प्रथम विजेता मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्मरण काल किसे कहा जाता है? जेतर सिंह को। 1226 में कौन सा युद्ध हुआ था? भूताना के युद्ध। किन किन के मध्य? जेतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के मध्य। और युद्ध कहां हुआ था? हल्दी घाटी राजसमंद में। तो मेवाड़ की जो तीसरी राजधानी बनती है वो कौन सी है? चित्तौड़। जेतर सिंह ने दिल्ली के कितने शासकों का शासनकाल देखा था? 6 शासकों का शासनकाल। तो इसके बाद में आगे जो नेक्स्ट शासक आते हैं तेज सिंह। कौन आते हैं? तेज सिंह। तो जो तेज सिंह है इनकी पत्नी थी जिसका नाम था जेतल देवी। तो उन्होंने क्या है, जेतल देवी ने उदयपुर के अंदर क्या है, सॉरी चित्तौड़ के अंदर क्या है, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। पत्नी जेतल देवी ने तो मैंने आपको बताया तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे दोस्तों बात करें, इनको जो उपाधि प्राप्त थी तेज सिंह को, परम भट्टारक, राजाधिराज, परमेश्वर, कौन सी थी उपाधि? परम भट्टारक, राजाधिराज, परमेश्वर। तो तेज सिंह की उपाधि कौन सी है? परम भट्टारक, राजाधिराज, परमेश्वर। इनकी पत्नी जेतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और दोस्तों इन्हीं के काल में 1260 के अंदर क्या है, जो मेवाड़ चित्रशैली है उनका जो प्रथम ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कमल चंद्र द्वारा रचित है, तो इन्हीं के काल में बना था। तो 1260 में मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, क्या नाम था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो किसके द्वारा रचित था? कमल चंद्र द्वारा। तो वो भी क्या है, इन्हीं के काल में बना। इन्हीं के काल में बना। तो दोस्तों तेज सिंह की मुख्य बात यही है। इसके बाद आगे जो शासक आएगा वो समर सिंह। कौन आता है? समर सिंह। कौन आता है दोस्तों? समर सिंह। तो समर सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था कुंभकर्ण और एक का नाम था रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह है बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो समर सिंह है, इसका जो पुत्र था कुंभकर्ण, वो क्या है, मेवाड़ छोड़कर नेपाल चले गए और वहां अपने राजवंश की नींव रखी। तो समर सिंह है,
इन्हें गुजरात का उदारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुजरात का क्या कहा जाता है? गुजरात का उदारक कहा जाता है। तो कल नेक्स्ट अपने दोस्तों इसका जो पुत्र है रावल रतन सिंह, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज दोस्तों यहाँ तक ही। तो ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, आगे दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।